अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपना कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिव रखें। हम सब दुनिया तब्दील करना चाहते हैं, बट एक्चुअली में दुनिया तब्दील करने के लिए हमें अपने आप से आगाज़ करना होगा, अपने आप को एनालाइज करना होगा, अपने आप को देखना होगा कि कहाँ पर हम खुद को बेहतर कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर दिन कोशिश करें कि अपने दिन को एक दफ़ा अपने जहन में दोहराएं और उसमें देखें कि कहाँ पर आप चीज़ों को बेहतर कर सकते थे, कहाँ पर आपका किसी के साथ ऐसा इंटरेक्शन हुआ जहाँ पर शायद आप कुछ गलत कह गए कि या कुछ ऐसा कह गए जो कि नहीं कहना चाहिए था, और अगले दिन कोशिश करें कि उन चीज़ों को बेहतर करें। अगर आपको लगता है किसी तरह से आप अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे ना सिर्फ आप अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर दिन का आगाज़ जब आप एक अच्छे ख्याल, एक अच्छे थॉट के साथ करते हैं तो आपका दिन भी अच्छा गुजरता है। तो एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना अपनी ज़िंदगी से सूद की लानत को ख़त्म कर दो, सूद की लानत को ख़त्म कर दो। ये सूद इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने किसी गुनाह के मुतालिक ऐलान जंग का ऐलान नहीं फरमाया। सूद की जब बारी आई फरमाया फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर सूदी निज़ाम से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब हुकूमत ने पंजाब की सतह पर सूद के निज़ाम को ख़त्म किया। अल्लाह इनकी मदद फरमाए, आमीन आमीन आमीन। इसी पैगाम, इसी सोच के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हम सब डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसे अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी को बेहतर करना चाहते हैं। हम सबका एक इंडिविजुअल किरदार है, एक रोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम दुनिया को देखते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, तो शायद एक बड़ा छोटा सा किरदार होगा, लेकिन एक्चुअली में अगर हम सब अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपने किरदार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करें, कहते हैं हम दुनिया को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए टुडेज वेदर, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, चलते हैं उनकी तरफ। फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में सूरज तुलू होते ही मामूली गर्मी के साथ जो है दिन का आगाज हुआ है। और अगर वैसे बात की जाए तो बदलते मौसमों के साथ जो है बदले महीनों के साथ बदलते हुए मौसम जो है वो नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से सितंबर जो है वो अपने आखिर एंड होता हुआ जा रहा है, तो वहीं साथ साथ जो है मौसम भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दिन के आगाज में जहां सूरज जो है वो मामूली गर्मी के साथ दिन का आगाज करता है, तो वहीं दर्जा हरारत जो है वो दोपहर के वक्त में जो है उसका पारा हाई हो जाता है और गर्मी की शिद्दत में जो है किसी हद तक जो है वो इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ रात के वक्त में जो है सूरज जिस तरह से ही गरूब होता है तो हल्की हवाएं चलने लगती हैं और फैसलाबाद का जो मौसम है वो भी खुशगवार हो जाता है और इस बात की खुशखबरी सुनाने लगता है शहर फैसलाबाद को कि मौसम जो है वो बदलने वाला है। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है वो 35 डिग्री रहने का इम्कान है। इसके साथ अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 59% है, जबकि हवाएं सिर्फ 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवाएं ना चलने की वजह से ही फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत जो है उसमें भी इजाफा होता है और इसके साथ साथ हफ्ज़दा माहौल जो है वो भी कायम रहता है। इसके बाद महकमा मौसमियात की जानिब से शहर फैसलाबाद को अभी तक इस बात की खुशखबरी जो है वो नहीं सुनाई गई कि महकमा मौसमियात जो है वो इस बात की खुशखबरी अभी तक तो नहीं सुनाई कि फैसलाबाद में जो है दोबारा से बारिश होगी या सुरमई बादल फैसलाबाद का रुख करेंगे। तो फिलहाल शहर फैसलाबाद को अगले चंद रोज तक इसी तरह से इस हल्की गर्मी और हवाओं को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा।
जी, आप लोगों ने सुना कि मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से रहेंगे आज के दिन में। मौसम तेजी से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, और जहां पर पहले मैक्सिमम टेम्परेचर्स आपको 45 प्लस फैसलाबाद शहर में नजर आ रहे थे, वहां पर अब हम 30s में वापस आ चुके हैं। इवन दो टेम्परेचर तो कम हो गया, लेकिन गर्मी की शिद्दत कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट अगर आप गर्मियों के कुछ 2 महीने पहले पीछे चले जाएं तो शायद आपको मौसम जरा बेहतर या बर्दाश्त हो जाता था, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा है आजकल, स्पेशली हबस इतनी ज्यादा है, कंजस्टेड इतना महसूस होता है कि बहुत ही मुश्किल हो गया है। और डेफिनेटली हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है मौसम तब्दील हो जाए और सर्दियां जो है फाइनली फैसलाबाद शहर का रुख कर लें। इवन मानसून के हवाले से भी हमें बहुत ज्यादा बारिशें देखने को नहीं मिलती है कंपैरेटिवली पंजाब के दूसरे इलाकों से, जो हमारे नेबरिंग सिटीज हैं वहां पर ज्यादा बारिशें देखने को मिलती हैं। तो आई रियली होप कि जल्द अज जल्द हमारी तरफ जो है सर्दियां आ जाएं। तब तक अपना ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रखें खुद को, और कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करें। अगर आपने गुजारना भी है ज़्यादा वक्त, सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टॉप स्टोरीज, और जानेंगे कि क्या टॉप स्टोरीज हैं आज फैसलाबाद शहर के हवाले से। अपनी पहली टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में 5000 उसातिज़ा की कमी, तलबा की पढ़ाई का नुकसान। हुकूमत की तालीमी इदारों में अदम दिलचस्पी, फैसलाबाद के स्कूलों को ताहाल रवां माली साल में नॉन सैलरी बजट न मिल सका। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इदारों में बुनियादी फर्क क्या, क्यों वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ाने को तरजीह देते हैं। तो जी, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। चलेंगे अपने आज के बहुत ही खास मेहमानों की तरफ और गुफ्तगू करेंगे इन्हीं स्टोरीज के हवाले से। बात करेंगे कि क्यों आखिर आज भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में इतने सारे डिफरेंट इश्यूज मौजूद हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और वालिदैन की बात करते हैं जो कि पूरी जिंदगी अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों के एजुकेशन पर लगा देते हैं। इज इट वर्थ इट, और क्या हमारी गवर्नमेंट उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है कि जहां पर उनके बच्चे एक्सेल कर सकें और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए हासिल कर सकते हैं। तो जी, हमारे साथ सबसे पहले जहांगीर अशरफ मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ शाहिद वारसी साहब भी मौजूद हैं जो कि CEO आफाक हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात कर रही थी, डिफरेंट तरह के इशूज़ आज भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में मौजूद हैं। जहांगीर, डिस्कशन का आगाज़ करते हुए, जहाँ पर अभी भी 5000 टीचर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं है, उसके पर जरूर बताएगा क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आने वाले वक्त में क्या बेहतरी होगी इसमें। फातिमा, देखिए, तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ये चाहिए होता है कि गवर्नमेंट जो है इसको सीरियसली एजुकेशन को, लेकिन इतना इग्नोर हुई एजुकेशन कि पिछले 4 साल में हर साल 500 टीचर रिटायर हुए, लेकिन उनकी जगह एक भी टीचर नया नहीं हायर किया गया। अब सिर्फ 4 साल की अगर बात करें तो 2000 से ज़्यादा टीचर रिटायर हुए हैं, लेकिन मुतबादल के तौर पर एक भी नया टीचर रिक्रूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज फैसलाबाद में टीचर्स की खाली असामियों की तादाद जो है वो 5000 को क्रॉस कर चुकी है। इस वक्त 5055 टीचर्स की सीटें खाली हैं। ये वो सीटें हैं जो सेंक्शन हैं, जहां पर गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है, जिनकी तनख्वाहें बजट में अनाउंस की जाती हैं। इसके अलावा बेशुमार डिमांड के मुताबिक सीटें खाली हैं कि कोई ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों की तादाद किसी दौर में अगर 1000 थी तो वहां पर उस हिसाब से सीटें जो है सेंक्शन की गई थी, लेकिन आज वहां पर अगर बच्चों की तादाद 2000, 3000 और इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है, लेकिन वहां पर सीटें मजीद नहीं दी गई। तो वो डिमांड इसके अलावा है। तो इस तरह से अगर सिर्फ फैसलाबाद में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 8-10 हज़ार मजीद टीचर्स की ज़रूरत है, जो कि अभी तक हायर नहीं किए गए, और जिनकी वजह से हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बर्डन इतना ज़्यादा है, एक क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चों को बिठाकर टीचर पढ़ाने पर मजबूर है। अब अगर एक टीचर के सामने 100 और इससे क्रॉस कर जाएं बच्चे, तो कैसे वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकेगा। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के इदारों पे सबसे बड़ा जो आलिया निशान है वो यही है कि वहाँ पर क्लास का जो उनकी तादाद है बच्चों की वो इतनी ज़्यादा है कि उसको अब प्राइवेट सेक्टर को भी कहना कि आपका टीचर आके यहाँ पर पढ़ा दे, तो वो 100 और उससे अबव बच्चों को टैकल करना डेली की बुनियाद पर। देखिए, किसी सेमिनार में, किसी लेक्चर में वंस इन अ मंथ तो हो सकता है कि आप हंड्रेड्स और थाउजेंड्स को भी खिताब कर दें, लेक्चर दे दें, लेकिन डेली की रूटीन में आप बच्चों को 100 से ज़्यादा को हैंडल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस होंगी। आप फीडबैक बच्चों का नहीं ले सकेंगे, बच्चों पर तवज्जो नहीं होगी, और इंटरेक्शन जो टीचर स्टूडेंट का होता है वो अब बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि पहली तरजीह
टीचर की कमी पूरी करने पर देनी चाहिए। बिल्कुल। वर्ष साहब, आप भी ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में बात करते हैं, आपकी अपनी फील्ड है, आप एक्सपर्ट हैं इसके अंदर, कहाँ पर स्टैंड होती हुई नजर आती है? देखिए, इसमें चैलेंजेस क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के हैं। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि टीचर्स की कमी है, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल आपको मिलेंगे जहाँ टीचर्स ज़्यादा मिलेंगे, बच्चे कम मिलेंगे। फैसलाबाद में नहीं, बाकी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ उसके अंदर। तो चैलेंजेस दोनों तरह के हैं। क्वांटिटी का मामला तो ये है कि लिटरेसी रेट के हिसाब से आप देखें तो पाकिस्तान जो है आज भी उन मुल्कों में शुमार होता है जहाँ 20 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, क्वालिटी का मामला ये है कि हमारा जो लिटरेसी रेट है भी, उसमें भी आप जब कह रहे होते हैं किसी को लिटरेट, तो वो लिटरेट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि वो अखबार पढ़ सकता है, एक लेटर लिख सकता है और थोड़ा बहुत जमा तफरीक कर सकता है। ये लिटरेसी रेट का हमारे यहाँ मतलब है। तो पाकिस्तान अपनी क्वालिटी के एतबार से भी और क्वांटिटी के एतबार से भी जो है वो खासा पीछे है। अब पीछे रहने की बेशुमार वजूहात हैं, उसमें से एक वजह तो अभी रखी गई कि यहाँ असातिज़ा नहीं है। दूसरी वजह यह है कि जो असातिज़ा हैं वो ट्रेंड नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा आपका निसाब उसके मुताबिक नहीं है। ट्रेनिंग का बंदोबस्त ना होने की वजह से जो है वो उसके मकासद भी हासिल नहीं हो रहे। तो इस तरह पाकिस्तान में कौमी तालीमी पॉलिसीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें तो बनती हैं, लेकिन चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ख़ास तौर पे जो क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से चीज़ें डिसाइड की जाती हैं वो नहीं होती। इसी वजह से यहाँ का मेयार तालीम बहुत पीछे है। आपने जिस तरह लिटरेसी रेट के बारे में बात की, एंड क्या डेफिनेशन है या क्या चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन लिटरेट है कौन नहीं है? क्या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं? देखिए, दुनिया में सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें एक तो मैंने जिस तरह लिटरेसी रेट का आपसे जिक्र किया, इसकी मैं थोड़ी सी फिगर आपको और भी दे देता हूँ। लिटरेसी रेट के वाले से अगर हम ओवरऑल दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया में 1970s में जो डेवलपिंग कंट्रीज थे जिसमें हम भी शुमार होते हैं, तरक्की पजीर ममालिक, उसका लिटरेसी रेट जो था आपका वो 41% था। 20 साल के अंदर अंदर डेवलपिंग कंट्रीज का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़कर आपका 71% तक चला गया। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ का लिटरेसी रेट 35 से 40% है। ये बाकी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने आप को खासा इंप्रूव किया क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में। इस वक्त दुनिया में सालाना अगर आप कहें तो 1 लाख से ज़्यादा साइंसी किताबें लिखी जाती हैं और 2 लाख से ज़्यादा साइंटिफिक आर्टिकल लिखे जाते हैं। ये मेयार के हिसाब से अगर हम बात करें, इसमें मुस्लिम वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। 1000 के करीब किताब लिखी जाती हैं जिसमें रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह सारे शामिल हैं। इसी तरह आज हमारे MBBS भी जो होते हैं वो भी बेसिक कंप्यूटर लिटरेट नहीं होते। बाकी दुनिया में इसका कोई तस्वर नहीं है। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, वो एक्सेल को यूज़ नहीं कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, MBBS यूज़ नहीं कर सकते। वो टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जो अब कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं पढ़ा सकते, वो टीचर भी इस मामले में लिटरेट नहीं है। तो अब तो लिटरेसी की डेफिनेशन सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं है, बल्कि ये जो सारी टेक्नोलॉजीज आपकी आ गई हैं इनका इस्तेमाल करना भी लिटरेसी रेट में शामिल है कि ये भी उनको आना चाहिए। तो पाकिस्तान इस लिहाज से आपको खासा पीछे नज़र आता है कि जिसमें न मेयार के हवाले से चीज़ें हैं ना ही लिटरेसी रेट के हवाले से हम देखते हैं। अलबत्ता पंजाब में आप ये कह सकती हैं कि एक इम्प्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस के। पंजाब ने कई मामलात में अपने आप को इम्प्रूव किया। लास्ट 50 ईयर्स में आप कह लीजिए कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लिहाज से कंपैरेटिवली बाकी प्रोविंस के बेहतर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में बात की जाएंगी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? फातिमा, ये तो कोविड के बाद तो कंपलसरी हो गई ना कि अब देखें उसमें कहा गया कि टीचर ऑनलाइन इंटरेक्शन करे बच्चों के साथ, और हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं था ऑनलाइन। इवन यूनिवर्सिटीज़ में जो था ऑनलाइन वाला, उसमें भी बच्चे कॉपी पेस्टिंग की तरफ थे मोस्टली। जो हमारा ऑनलाइन जिसको हम समझते थे कोविड से पहले ना कि अपनी असाइनमेंट्स ऑनलाइन करनी, और उसमें हमारा कॉपी पेस्टिंग और प्लेजरिज्म और ये सारी चीज़ें आ जाती थी। अब चूंकि कोविड में ऐसा हुआ कि फिजिकली बच्चों का इंटरेक्शन नहीं हो सका, तालीमी इदारे बंद हो गए, उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई। और उससे पहले तक बाकायदा पाबंदी होती थी, और अब भी पाबंदी तो है कि तालीमी इदारों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर कोशिश की जाती है कि बच्चों को जो है उनको मना किया जाए। लेकिन चूंकि कोविड के बाद सिनेरियो बिल्कुल चेंज हुआ, और मैंने कई बार ये भी कहा कि बच्चों को अगर खुद मोबाइल थमा दिए तो वापस नहीं ले सकते हम। तो कोविड में हमने ये किया, मोबाइल बच्चों को खुद थमा दिए, और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स और दीगर चीज़ें और ऑनलाइन और टीम या जितने भी गैजेट और टूल्स थे वो हमने यूज़ करवाए बच्चों को। और देखें, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि उसको आप जिस मर्जी वो आपको ले जाती है, आप नहीं उसको ड्राइव करते, वो आपको ड्राइव करती है।
तो आप बच्चे को दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से आगे बात चलती है और सोशल मीडिया ऐप्स यूज आती हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये 2-3 सालों में देखें तो टिकटॉक में हमारा रुझान बच्चों का बढ़ गया, सोशल मीडिया ऐप्स और इस तरह की जितनी भी है उसमें बच्चों का ऐप बढ़ गया। और रिसेंटली जो रिजल्ट आया है कल 9th का, उसमें 43% रिजल्ट हमारे बच्चों ने दिया है। तो ये पोस्ट कोविड मैं समझता हूँ ये हमें रिजल्ट मिला है कि ये असरात हमने जो 2-3 साल में एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया ना, वो हमें नजर आया कल के रिजल्ट में कि 43% बच्चों के मार्क्स हैं, उनकी पास परसेंटेज है। तो बहुत ही ये मैं समझता हूँ कि शायद हिस्ट्री में इतना बुरा रिजल्ट नहीं आया होगा। जिस तरह हमने देखा कोविड में 1100 में से 1100 नंबर, वो थी आपने बगैर एग्जाम के जो बच्चों को नंबर बांटे। अब 3 पेपर लेकर 12 पेपर का रिजल्ट देना, तो फिर 1100 में से 1100 नंबर ही आएंगे ना। अब कोविड के बाद जब बाकायदा फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई, बाकायदा तौर पर शुरू हो गई, तो आपको शायद याद भी होगा कि बच्चों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि हम फिजिकल नहीं एग्जाम देंगे, हमसे ऑनलाइन एग्जाम लिए जाए। अब देखिए बच्चों को आदत पड़ गई कि हमने चीटिंग भी करनी है ऑनलाइन एग्जाम में। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं इसके, लेकिन अल्टीमेटली हमें फिजिकल पर आना था। तो हमने अब फिजिकल सारा क्लासेस भी की, एग्जाम भी किए, तो उसके रिजल्ट आ रहे हैं। अब ग्रेजुअली लोग नीचे को जा रहे हैं। पहले जो कोविड में ऊपर गया ना रिजल्ट 1100 में से 1100 वाला, अब वो दोबारा शायद कभी ना आए 1100 में से 1100, क्योंकि परफेक्शन तो हो नहीं सकती ना एजुकेशन में। 100% नंबर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। PhD को भी बिठा दें कि एग्जाम दे तो उसके भी कम मार्क्स कटेंगे। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली, इसमें कोई इनकी टारगेट नहीं होते, अचानक से फैसले आते हैं। करंटली जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ऐलानात होते हैं पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर बाद में एजुकेशनिस्ट को मजबूर किया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएं। अब देखिए जब ऐलान पहले होगा, मशावरत बाद में होगी, तो फिर इस तरह से ब्लंडर बजेंगे और हमारी एजुकेशन का बेड़ा गर्क होगा। और वो हो रहा है, हर 1-2 साल बाद नया तजर्बा, हर 1-2 साल बाद नई पॉलिसी। और हमारी जितनी भी पॉलिसीज अनाउंस होती हैं, जिसने इंप्लीमेंट करनी है एजुकेशनिस्ट, टीचर, हेड, वही उसको अपोज कर रहा होता है। अब देखिए जब एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला उसको अपोज करेगा तो वो कैसे सक्सेसफुल होगी। एंड जब डिस्कस नहीं किया जाएगा किसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया गया कुछ अर्से पहले, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इस वक्त की जा रही है। क्या ओपिनियन है आपका उस बारे में? अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन ज़्यादा है उसके अंदर। पहली चीज़ तो ये कि सिंगल नेशनल करिकुलम कोई चीज़ नहीं होती। पूरे मुल्क का एक ही करिकुलम का मतलब सिंगल ही होता है, और पाकिस्तान में माजी में भी ऐसे ही रहा है। पाकिस्तान में कभी भी अलग अलग सूबों का करिकुलम नहीं रहा, नेशनल करिकुलम ही रहा है शुरू से और पूरे पाकिस्तान में। मसला करिकुलम बनाने का नहीं है, मसला करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का है। इससे पहले जो करिकुलम के अंदर लर्निंग के टारगेट्स तय किए गए थे, क्या वो अचीव हुए? वो उसका 10% भी नहीं अचीव हुए। तो करिकुलम में एक डॉक्यूमेंट में ये लिख देना कि बच्चों की लैंग्वेज का लेवल ये हो, मैथमेटिक्स का ये हो, साइंस का ये हो, सोशल स्टडीज़ का ये हो, वो लिखने से क्या होता है? अगर आप उसमें ये लिख दें कि लिखने के बाद पूरे पाकिस्तान का यही लेवल होना चाहिए, तो ये लिख देने से लेवल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो एक डॉक्यूमेंट है जो बन गया, इस डॉक्यूमेंट से आगे करने के काम है। आगे के करने के काम ये है कि जब एक करिकुलम डॉक्यूमेंट बन जाता है किसी एक मुल्क का, तो फिर एक अथॉरिटी कायम की जाती है। वो अथॉरिटी फिर उनके इम्प्लीमेंटेशन के सारे सेटअप को देखती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने करिकुलम डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उस करिकुलम डॉक्यूमेंट के कुछ गोल आपने रखे हैं, तो वो गोल किसने अचीव करने हैं? टीचर्स ने अचीव करना है। वो टीचर्स का वो मेयार है कि नहीं है? अगर वो मेयार नहीं है तो उन टीचर को डेवलप करने के लिए आपने क्या किया? इसी तरीके से उन गोल को अचीव करने के लिए प्रिंसिपल आपके स्कूल में है, उन प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए आपने क्या किया है? कोई क्राइटेरिया डिफाइन किया आपने? क्या टीचर्स के लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइन किया आपने कि आप किस तरह के टीचर्स पढ़ा सकें? बिल्कुल इसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे मुतालिक बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर सपोर्ट करता है? तो आपको असल में करिकुलम को नहीं, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। इशू इस वक्त करिकुलम नहीं है, ना इशू कभी करिकुलम रहा है। इशू जो है वो पूरा एक निज़ाम तालीम का रहा है, पूरा एजुकेशन सिस्टम का रहा है। उसमें गैप है, उसमें आप GDP के अपने पैसे खर्च नहीं करते ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं लगाते, ट्रेनिंग पर नहीं लगाते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अरब इमारात में दुबई ने तय किया कि हम अपने म्यार तालीम को बढ़ाएंगे, तो उसने क्या किया? उसने सबसे पहले एक अथॉरिटी कायम की। उस अथॉरिटी का नाम है नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी, KHDA। जब इस अथॉरिटी को उसने कायम किया तो उसने माहिरीन तालीम को बिठाया, और बिठाने के बाद तमाम स्कूल्स, चाहे वो इंडियन करिकुलम पढ़ाएं, पाकिस्तानी करिकुलम पढ़ाएं, ब्रिटिश करिकुलम पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, तमाम स्कूलों को कहा कि उनको इन 6 के करीब एरियाज हैं जिसमें अपने आप को आउटस्टैंडिंग स्कूल की तरफ ले, एक्सेप्टेबल एक क्राइटेरिया डिफाइन किया। उन्होंने अगर 6 डिफाइन किया तो 17 इंडिकेटर्स में फर्दर डिवाइड किए, फिर कुछ 68 एलिमेंट्स उसने और दिए।
ये सब कुछ देने के बाद बताया कि एक आउटस्टैंडिंग टीचर किसको कहते हैं, एक गुड टीचर किसको कहते हैं, एक एक्सेप्टेबल टीचर किसको कहते हैं, अनएक्सेप्टेबल टीचर किसको कहते हैं, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल किसको कहते हैं। सिर्फ कहा नहीं है, कहने के बाद उन्होंने उसका ऑडिट करना शुरू किया, इंस्पेक्शन करना शुरू किया। इससे पहले कि हम ये जानें कि एक्चुअली में कितने % ऑफ टीचर्स इसको सही तरह से पूरा कर पाए, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में आज बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है? क्या उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़, वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसकी बेसिस पे वो बेहतर तरीके से अपने जो भी करियर गोल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, क्या वो कर पाएंगे? एंड डेफिनेटली इसमें डिफरेंट इशूज़ मौजूद हैं, जो कि चाहे वो फंडिंग के हवाले से, लिमिटेड रिसोर्सेज के हवाले से, गवर्नमेंट की प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी कि होनी चाहिए, जबकि इम्प्लीमेंटेशन सही होना किसी भी पॉलिसी की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले भी बात हो रही थी, कितने हद तक आपको लगता है इसमें पॉलिसी मेकिंग का कसूर है और कितने हद तक इसमें इम्प्लीमेंटेशन का कसूर रहा है इन द पास्ट? अच्छा फातिमा, वो कहा जाता ना कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है ना, एक हाथ से नहीं बज सकती। इसमें पॉलिसी मेकिंग वालों का भी फॉल्ट है और जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इटसेल्फ उनका भी फॉल्ट है। वो इस तरह से है कि मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे अक्सरियत जो टीचर हैं वो टीचर बनना नहीं चाहते थे, उनको भी और जॉब नहीं मिली तो वो टीचिंग में आ गए। हमारे यहाँ हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पढ़ाई के बाद हमारे कोई जॉब ना मिले तो हमें यही लगता है कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास सेफ इंडस्ट्री टीचिंग को समझा जिसको जब तक अपनी रेलेवेंट जॉब नहीं मिलती वो टीचिंग कर लेता है। और अलमिया यह है कि कुछ लोगों को सारी उम्र रेलेवेंट जॉब नहीं मिलती और वो सारी उम्र टीचिंग करके हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क करते हैं। मतलब मैं तो सीधा ये कहता हूँ। अब देखिए, आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, डिलीवर करने की। आपने 4/4 CGPA ले भी ली तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छे टीचर होंगे। आप में डिलीवरी पावर नहीं है, आप बच्चों को कन्विंस नहीं कर सकते, आप बच्चों को इंगेज नहीं कर सकते, तो आप क्लास में जाके अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अक्सरियत, आई थिंक मोर देन 50% टीचर जो हैं वो बाय चॉइस नहीं है, वो धक्के से आ गए, घर वालों ने इन्हें पढ़ा दिया। इवन उनकी अपनी डिग्रीज भी उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं है। ये हमारी मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि ना डिग्रियां हमारी मर्जी की हैं, ना प्रोफेशन हमारा मर्जी का है, और रिजल्ट आपके सामने है। हर फील्ड में हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, डिग्री उनके पास होगी लेकिन वो उस डिग्री को डिफेंड नहीं कर पाते, एंड इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, और बहुत ही अलमिया होता है कि इंटरव्यू में मैं कहता हूँ कि डिग्रियां उनके मुंह पे मारी जाती हैं कि ये डिग्री लो जाओ। फिर हम कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। जब कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, आपके अंदर कुछ नहीं होगा, तो आपको जॉब क्या मिलेगी ना। हमारे यहाँ लास्ट सेमेस्टर में बच्चों से इंटरव्यू कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं, तो ब्लैंक, कुछ पता नहीं होता कि मैंने आगे जाके क्या करना है। 4 साल अल्लाह के बंदे तुमने पढ़ लिया है, आपको पता ही नहीं कि आपने फ्यूचर का टारगेट क्या सेट करना है, अचीव क्या करना है, आपका गोल क्या है, जाना कहाँ पे है, किस गाड़ी पे बैठेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे नज़र आते हैं लास्ट सेमेस्टर में, डिग्री कोई और कर रहे हैं, फ्यूचर में उनका माइंड सेट कोई और है, पढ़ वो रहे होंगे DPT करना उन्होंने पोल्ट्री फार्म है जाके आगे जाके। तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जो इसको क्या कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स है हर बंदे में। हम ख्वाहिशात और हैं, हमारी कैपेसिटी और है, हमारी स्किल्स और हैं। स्किल तो है ही नहीं ना हमारे अक्सर स्टूडेंट में। अब BS CS की बात करें तो उन बच्चों को अगर पढ़ाने वाला वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहा है तो उससे पूछें कि आपने आज तक कितनी वेबसाइट बनाई है। अगर मार्केटिंग पढ़ा रहा है तो उससे पूछें कि आपने आज तक कितनी मार्केटिंग की है, आपका एक्सपीरियंस अपना क्या है। आप अगर उसको पढ़ा रहे हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो आपने कितनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन खुद से डेवलप की हैं। हमारे यहाँ अक्सरियत टीचर वो हैं जिनका अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐसा सच नहीं है, किताबें पढ़ के आके हमने उसको सामने खड़ा कर दिया है कि आप बच्चों को पढ़ाएं और फिर किताब ही आगे डिलीवर होगी। और मैं कहता हूँ कि किताब पढ़ाना ये तालीम नहीं है। आप बच्चों को स्किल कोई नहीं दे रहे, उनको कॉम्पिटेंट नहीं बना रहे। वो जाके, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर 16 साल पढ़ने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़े ना, तो फिर ये 16 साल अल्लाह ही आपको। एंड एक तरफ प्रैक्टिकल नॉलेज की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। थियोरेटिकली आप बहुत कुछ जानते भी हों, दैट्स नेवर इनफ अनलेस आप उन चीज़ों को एक्चुअली में अप्लाई कर सकते हैं वर्क इन्वायरमेंट में या ओवरऑल एक प्रैक्टिकल सेटिंग में आप उनको पुट इन कर सकते हैं, कोई फ़ायदा उनसे पहुंच सकता है किसी भी चीज़ के लिए।
ब्रेक में जाने से पहले हम इसी चीज़ को बात डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है आज के सिनेरियो में ना सिर्फ टेक लिटरेट होना बट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आपके ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन में कितना हम लैक करते रहे इन द पास्ट? जी बिल्कुल, ब्रेक से पहले जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि वहाँ एक अथॉरिटी कायम की गई और उस अथॉरिटी ने कुछ इंडिकेटर्स बनाए, उसको इम्प्लीमेंट किया। हमें खुद एज ए ऑर्गेनाइजेशन यूएई में उन स्कूलों को जो पाकिस्तानी स्कूल थे जो कभी एक्सेप्टेबल भी नहीं होते थे, हमें वहाँ जाके 8 to 10 बंदों के साथ मेहनत करके उन सारे इंडिकेटर्स में उनको हमने क्वालिफाई कराया। इसका मतलब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर आपके पास कोई अथॉरिटी हो। तो पहली ज़रूरत तो ये कि पाकिस्तान में एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो अथॉरिटी ये चेक कर सके कि जो कुछ आपने करिकुलम में लिखा है उसके नतीजे में स्कूलों में उसके मुताबिक एजुकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। अब स्कूलों के टीचर्स के मेयार को चेक करना ये उस अथॉरिटी का काम है, करिकुलम के मेयार को चेक करना ये उस अथॉरिटी का काम है, इसके अलावा स्कूल के एनवायरनमेंट को चेक करना उस अथॉरिटी का काम है। तो आपको एक ऐसी अथॉरिटी बनानी होगी जो स्कूलों की इंस्पेक्शन करे, क्वालिटी को उसको चेक करे, उसमें जो गैप नजर आते हैं उनको डेवलप करें। डेवलप करने के नतीजे में ही इंप्लीमेंटेशन मुमकिन है। आपके यहाँ चूंकि इंप्लीमेंटेशन की कोई बॉडी है नहीं, इसलिए यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो बार बार पॉलिसी बनाने से नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको स्टेप लेना होगा। अगर आज के वक्त में हम देखें पाकिस्तान में आपको क्या नजर आता है, स्पेशली सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन, ट्रेडिशनल और जो हमारे अपने सेटअप में विद इन आवर एनवायरनमेंट, आवर सोसाइटीज, कम्युनिटीज, किस तरह से वो रिस्ट्रिक्शंस पैदा करती हैं, लिमिटेशंस पैदा करती हैं बच्चों के लिए? आपकी मुराद एजुकेशन के लिहाज सोसाइटी किस तरह रुकावट पैदा करती है? देखिए, ये तो एक पूरा ज्वाइंट एफर्ट होती है। हम अपने क्वालिटी मैनेजमेंट में एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि बच्चा हमारा प्राइमरी कस्टमर है, पेरेंट्स हमारे सेकेंडरी कस्टमर हैं और सोसाइटी हमारी टर्शरी कस्टमर है। तो एजुकेशन का जो भी आप मेयार रखेंगे, पहला फोकस तो आपका स्टूडेंट होगा, दूसरा फोकस आपके पेरेंट्स भी होंगे, तीसरी सोसाइटी आपकी सोसाइटी भी होगी। सोसाइटी के साथ मिलकर ही ये पॉसिबल है। उसकी वजह क्या है कि जब आप एजुकेशन लेके जाएंगे, कंप्लीट करेंगे, तो कहाँ जाएंगे आप इसी सोसाइटी में जाएंगे, इसी इंडस्ट्री में जाएंगे। तो आप फ्यूचर में जो पाकिस्तान की नीड है, जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, आप उस तरह का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उस तरह का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने का मतलब सिर्फ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ जानना नहीं है। उसके लिए बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होना जरूरी है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होना जरूरी है। हमारे बच्चे इमोशनली बैलेंस नहीं है, और जब बच्चे हमारे इमोशनली बैलेंस नहीं होते तो फिर सोसाइटी बहुत सारे और दूसरे मसाइल का शिकार होती है, क्योंकि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पेरेंट्स की एजुकेशन नहीं है, सोसाइटी को स्कूल से दिलचस्पी नहीं है। तो इसलिए ये तो एक कंबाइंड एफर्ट है जिसमें स्कूल, टीचर, पेरेंट्स और सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स, ये तमाम के तमाम जब एक एजुकेशन के किसी गोल पर यकसू होंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले करेंगे, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बढ़ सकते आगे। जहांगीर, आज अगर हम अपनी ओवरऑल देखें एजुकेशन स्ट्रक्चर को, थ्योरेटिकल नॉलेज पे तो काफ़ी फोकस है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं किया जाता। जिस तरह आपने बात की कि प्रोफेसर देमसेल्फ, उन्होंने किसी भी तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मोस्ट केसेस उनके पास मौजूद नहीं होता। क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर ओवरऑल जब वो फाइनली ग्रेजुएट होता है, ही इज आउट देयर इन द वर्किंग फील्ड? अच्छा, अगर हम सिर्फ फैसलाबाद में रहते हुए बात करें ना, तो वाहद जो सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज़ में, वो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का है। अब देखिए, वहाँ पर एक्सपोजर बच्चों को ड्यूरिंग स्टडी दे दिया जाता है, उनकी सारी वो मशीनरी, सारी इक्विपमेंट, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कल को जाके जॉब में देखनी है, वो सारी यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो अलमिया यह है कि हम कहते हैं कि जनाब हम ज़रई मुल्क हैं और ज़रई यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन हम देख लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं ज़राअत में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ क्या रोल प्ले कर रही हैं। हमने सिर्फ वो थीसिस के वो रैक बना के वो नहीं भरने हैं, यूनिवर्सिटीज़ का मकसद ये नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये कि हमारी हर यूनिवर्सिटी का शायद यही मकसद है कि PhDs प्रोड्यूस करते जाओ, MPhil प्रोड्यूस करते जाओ और किताबें, उनकी थीसिस जो हैं वो छाप के अलमारियों में रखते जाओ। कितनी रिसर्च ऐसी है जिसको सोसाइटी के या मुतलका डिपार्टमेंट्स के बेनिफिट के लिए प्रोड्यूस किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। देखिए, पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन ये टीचर और गवर्नमेंट इसको साइड पे भी कर देना, स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप और उसने जो डेवलप करना है और जो उसने सोसाइटी को देना है। अब देखें, स्कूल में तो रिसर्च नहीं हो रही, यूनिवर्सिटीज़ का इसमें बहुत बड़ा कसूर है कि हम सोसाइटी के जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन नहीं दे पा रहे, और सोल्यूशन देना है हमारे जो थिंक टैंक है, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो
पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एमफिल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने रिसर्च उन बुनियादों पर करनी है कि हमारी सोसाइटी में कौन से इश्यूज चल रहे हैं, उनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। उनका हल हो ना हो, लेकिन सजेस्टिव मेजर्स तो आप दे सकते हैं ना कि हम ये कर सकते हैं, इसकी वजह से ये कुछ बेहतरी आ सकती है। देखिए, किसी भी चीज़ को हम कहें कि 100% ले जाएंगे, किसी भी मसले को 100% रिजॉल्व कर देंगे, ये शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको टैकल और कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अलमिया यही है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है उनका फोकस अब अक्सरियत जगहों पर यही है कि शायद सिर्फ फाइनेंशियल उन्होंने अपनी चीज़ें पूरी करनी है, फीसें ले ली, अखराजात कर लिए। इस पर हमने पूरा एक प्रोग्राम भी किया था कि क्या यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ बच्चों की फीसों पे चल रही हैं? क्या अगर फंडिंग गवर्नमेंट रोक देगी तो बच्चों की फीसें बढ़ाना वाहिद हल है? क्यों यूनिवर्सिटीज़ खुद से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाती? देखिए, हम स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योर कहते रहते हैं। वाई हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्यों नहीं स्मॉल बिजनेस अपने क्रिएट करती कि वो रेवेन्यू जनरेट करें? हम इस हवाले से बहुत पीछे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत, मैं समझता हूँ, पुअर है। इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिसमें आप स्टूडेंट की हेल्प भी ले सकते हैं और स्टूडेंट को हेल्प आउट कर भी सकते हैं। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन है कि बच्चा, अक्सरियत वो है जो एमफिल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, पीएचडी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे यहाँ एमफिल पीएचडी वही करेगा जो उसकी फ़ी पे करेगा। तो अगर कोई कॉम्पिटेंसी है तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत पीछे ही रुक जाता है। तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ऐसा होना चाहिए जिसमें ये फिजिबल हो ऐसे लोगों के लिए जो कि रिसर्च करना चाहते हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ माइंडसेट उनका हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो फीसें दी जा रहा है वो डिग्रियाँ ली जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ पर एक सवालिया निशान है कि वो डिलीवर क्या कर रही हैं सोसाइटी में ना। इतने ज़्यादा पीएचडीज, इतने ज़्यादा एमफिल हमारी सोसाइटी में, और कहा जाता है कि जनाब सैकड़ों पीएचडी फारिग कर रहे हैं। अलमिया देखें इस मुल्क का कि पीएचडी करने के बाद भी लोग फारिग कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी पीएचडी फारिग है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप वो नॉलेज कंस्ट्रक्टिवली प्रोसेस नहीं कर सकते और डिफरेंट अरीनाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एक्चुअली में किसी भी रिसर्च का कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं होता है। अगर हम प्राइवेट एजुकेशन की बात करें पाकिस्तान में एंड गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें, क्यों आज एक ऐसा वक्त है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं? जी, इस सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ। इससे पहले जो भी हायर एजुकेशन पे बात हुई, मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई हैं उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो 8% नौजवानों को, जिसकी तादाद 10 लाख से ज़्यादा बनती है, उनको एक्सेस मिला है। ये पाकिस्तान में एक बड़ी अचीवमेंट है हायर एजुकेशन के साथ। इसी तरह अगर पिछले 10 साल में 5000 PhDs अगर तैयार हुए हैं इससे ज़्यादा, तो ये भी एक अचीवमेंट है। लेकिन इसमें एक मेजर रोल HEC का रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन। तो जिस तरह का एक अच्छा स्टेप HEC की सतह पर लिया गया था, मेरा ख्याल है अगर स्कूल की सतह पर भी लिया जाएगा तो उसके नतीजे में बहुत अच्छा चेंज आएगा। वो जॉब नहीं मिली अपनी जगह, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले हायर एजुकेशन तक एक्सेस ही नहीं था। इसका अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया में हायर एजुकेशन तक एक्सेस जो है नौजवानों की वो 4% है, 4% है। क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर ये 40% है। तो हमारे यहाँ तो पहले एक्सेस ही नहीं था कि आप हायर एजुकेशन तक जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट आप कह लीजिए 1 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जिसको ये एक्सेस है हायर एजुकेशन का। अब रह जाता है प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का प्रॉब्लम। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर क्यों फ्लॉरिश हो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में 2 लाख से ज़्यादा अगर प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है ना, तो 1 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल भी है। आपको पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाएंगे तो 1 लाख स्कूल मिलेंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन। प्राइवेट स्कूल के अंदर एजुकेशन कम है लोगों की, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ एक कंपटीशन है, वो लोगों का एक बिजनेस है। लिहाजा अगर टीचर FA पास भी है तो उन टीचर से काम लेने की कोशिश की जाती है। जब उनसे काम लेने की कोशिश की जाती है तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े लिखे क्वालिफाइड टीचर जो हैं वो आउटपुट नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आउटपुट दे रहे होते हैं। वजह सिर्फ ये है कि स्कूल को ज़ाहिर दूसरे स्कूल के साथ उसका एक मुकाबला है। अगर वो लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में, साइंस में अच्छी एजुकेशन उस फीस पे नहीं देंगे जिस फीस में उनके दूसरे स्कूल दे रहे हैं, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वहाँ चूंकि एक कंपटीशन की फिजा है, वहाँ एक अकाउंटेबिलिटी है, लिहाजा प्रिंसिपल भी चेक एंड बैलेंस है, टीचर भी चेक एंड बैलेंस है, जो उनके महदूद वसाइल हैं वो इस्तेमाल होते हैं। गवर्नमेंट की सतह पर ऐसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होने की वजह से मेयार गिरा हुआ है। इसीलिए आज वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपकी तरफ नजर नहीं आती। लोग 200 रुपये फीस वाले भी स्कूल हैं, 50 रुपये फीस वाले भी स्कूल हैं, 400 रुपये फीस वाले भी स्कूल हैं। लिहाजा हर एक की प्रायोरिटी ये होती है कि पहले उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिले, बाद में वो गवर्नमेंट स्कूल में जाए। तो बेसिक रीजन अकाउंटेबिलिटी है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, फैसलाबाद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
जी, मोहम्मद आसिफ मुगल बात करता हूँ। जी बताएं, कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा सिटी कोतवाल को कि जो हमारी जरूरत है, वक्त की जरूरत है, इस किस्म के प्रोग्राम जो होने चाहिए, मतवाकर होने चाहिए। और जहांगीर अशरफ साहब बैठे हुए हैं और आफाक से जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, उनको मैं खुद शामिल करूँगा कि इस मौजूद पर बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा जो हालिया जो कल अभी नतायज आए। मेरा सिर्फ मुझसे ये सवाल है कि जो हमारे पॉलिसी साज है, क्या इस चीज को हम समझते हैं या इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है पॉलिसी बनाते वक्त कि हमने जो पिछले 2 साल के मतवाकर नतायज आए उसमें हमने बच्चों को काफी रिलीफ दिया है पेपर में, सिलेबस के अंदर। लेकिन जो जिन बच्चों के ऊपर असरात हुए थे कोरोना के, ये वो बच्चे 9th क्लास जो जिसके नतायज हैं, जब ये बच्चे 7वीं क्लास के अंदर थे और 8वीं क्लास के अंदर थे और ये प्रमोट हुए और क्लास 9th में भी इनको सिलेबस इनको कवर नहीं कराया गया। क्या मेरा सवाल ये होगा जहांगीर अशरफ से और आपसे कि क्या वो एक रीजन भी हो सकता है जो खराब नतायज आए हैं कि इन बच्चों को वो पॉलिसी, वो थोड़ी सी रायत सिलेबस के अंदर या पेपर के अंदर नहीं दी गई कि जो मतवाता 2 साल बच्चों को दी गई और रिलीफ दिया गया था? क्या ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे कॉलर की तरफ से। एंड आई डू लाइक कि उन्होंने ज़रा ब्रेक डाउन किया कि एक्चुअली में ये रिजल्ट्स किस टाइम पर हो सकता है, पोटेंशियली हो सकता है कि बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट हुआ वो अभी तक कैरी ऑन होता हुआ इस पॉइंट तक आ गया है। एंड डेफिनेटली आई थिंक कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि कोरोना का इम्पैक्ट ना सिर्फ बच्चों के ऊपर, वर्किंग प्रोफेशनल्स के ऊपर इनफैक्ट आई थिंक हर किसी ने एक डिफरेंट तरह से कोरोना को एक्सपीरियंस किया। एंड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आई डू थिंक कि जिंदगी की प्रायोरिटीज तब्दील हो गई थी और वो एजुकेशन से हटके, काम से हटके वो अपनी सेहत के ऊपर थी, वो जिंदगी के ऊपर थी। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले एक कॉलर से बात की जिन्होंने यही सवाल उठाया कि क्यों अभी तक हम चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाए। इससे पहले कि हमारे कॉलर के सवाल की तरफ जाएं, अगर हम रैप अप करने की कोशिश करें जहांगीर, आपके ख्याल में आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, इदारों को, पॉलिसी मेकर्स को सिचुएशन को बेहतर करने के लिए एजुकेशन के लिहाज से? एजुकेशन में बेहतरी के लिए हमारे जो टीचर है ना, सबसे पहला रोल तो उनका है, क्योंकि क्लास में बच्चों से डायरेक्ट डीलिंग है हमारे टीचर की। टीचर जो है, मैं कई बार एसोसिएशन से हमारे राब्ते रहते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आपके जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं टीचर्स के, वो सारे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए होते हैं। कभी आपने ये प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमारे स्कूल में टीचर कम है, कभी ये प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमारे बच्चों के पास फर्नीचर नहीं है पूरा, कभी ये सड़कों पे नहीं आए कि हमारे बच्चों के बैठने के लिए कमरे नहीं है, वो बाहर बैठकर क्लासेस अटेंड करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको स्कूल इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो उस साइड पे टीचर का प्रोटेस्ट कभी नजर नहीं आया। टीचर का प्रोटेस्ट होगा सैलरी इंक्रीज के हवाले से, डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से, दीगर अलाउंसेस के हवाले से। इस हवाले से हमारे टीचर जो हैं उनको कायद अकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है और हर टीचर ट्रेनिंग हासिल कर चुका है। उसके बावजूद हमारे अगर गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स में वो ट्रेनिंग का इम्पैक्ट नजर ना आए तो इसमें भी जाहिर बात है कसूरवार वो टीचर है जो कि ट्रेंड है लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। और हम बहुत सारे ऐसे टीचर जिनसे बात होती है कि वो ट्रेनिंग को एज अ लेयर लेते हैं और उनको पता है कि टाइम पास हो रहा है हमारा, हमें TADA मिल जाना है, बहुत कम। अच्छा, और उसके बाद एक नया सिनेरियो, ये हमें जो क्वालिफिकेशन अलाउंस मिलता है, बहुत सारे टीचर्स को मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने MPhil सिर्फ इसलिए किया है कि 5,000 उनकी सैलरी में ऐड होगा, उसके अलावा उसका बेनिफिट, उसका उनके बच्चों को क्या फायदा मिल रहा है वो कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। तो हमारे यहाँ टीचर को सिंसियर होने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बाकी चीज़ों की कमी, वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, फाइनेंस से आ जाएंगी, लेकिन टीचर की इंगेजमेंट पैसे से नहीं आएगी, वो उसकी अपनी जो विलिंगनेस है उससे आएगी और उसकी अपनी जो तालीम दोस्ती है वो होगी। हमारे यहाँ कोविड में देख लें, किसी गवर्नमेंट टीचर ने ये नहीं कहा कि स्कूल ओपन करें, हमने बच्चों को पढ़ाना है। प्राइवेट सेक्टर से एक स्टेज वो आई जब प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे कि स्कूल ओपन करें, मार्केट्स ओपन है, हर चीज़ ओपन है, तब भी गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर जो हैं वो खामोश थे कि छुट्टियां एक्सटेंड होती जाएं और हम घरों में बैठे रहें। प्राइवेट सेक्टर ने प्रोटेस्ट किए, लॉन्ग मार्च किए
और इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर के प्रोटेस्ट हुए कि तालीमी इदारों को खोलें, हर चीज़ खुल चुकी है, कोविड कंट्रोल हो चुका है, केसेस कम हो चुके हैं, वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले बंद हुए तालीमी इदारे और सबसे बाद में खुले तालीमी इदारे। ये अलमिया है हमारे मुल्क का। एंड इससे ये भी पता चलता है कि प्रायोरिटीज एक्चुअली में क्या है। हमारे कॉलर ने ये भी कहा कि किस तरह से पोस्ट कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड जो इम्पैक्ट रहा स्पेशली बच्चों के लिए जिनके ऊपर फोकस ही नहीं किया गया, जिनकी स्पेशली जो छोटी क्लास के बच्चे थे या 7th 8th की बात कर लें, उनको डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा निगलेक्ट हो गए वो इस सारे प्रोसेस में, और 9th 10th को भी फोकस कंपैरेटिवली मिल गया, FSC को भी मिल गया, बट वो बच्चे बिल्कुल निगलेक्ट हो गए। आपको लगता है ये उसी का इम्पैक्ट है जो अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, वो इम्पैक्ट ज़ाहिर से पाकिस्तान में तो नहीं है, वो इम्पैक्ट तो सारी दुनिया में है। ज़ाहिर है वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये रीज़न वो रीज़न है। उसकी रीज़न, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक बच्चा अगर क्लास 8 में पढ़ भी ले पूरे साल तो वो क्या करता है, मेमोराइज करता है, अंडरस्टैंड तो नहीं करता। मेमोराइजेशन कितने दिन याद रहती है, बात भूल जाता है। अगर कोई इस तरह से अंडरस्टैंड किया हुआ होता, वो चीज़ें मैथमेटिक्स समझी हुई होती, दीगर सब्जेक्ट समझे हुए होते, तो फिर तो हम ये कह सकते थे कि 8 के उसने गोल अचीव किए हैं। अब चूंकि कोविड की वजह से स्कूल नहीं गया, लिहाजा 9 पे जाके उसका असर पड़ा होगा। भाई पहले भी उसने रटना ही था, स्कूल खुलना था तो भी रटना ही था, तो उसके लेवल पे क्या फर्क पड़ जाना था, लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ना था इसके नतीजे। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ ये रीज़न होगा। ये देखने की जरूरत होगी कि जो असेसमेंट पेपर बनाए गए हैं या दीगर सारी चीज़ की गई हैं, उसमें चेक करने की जरूरत है कि कोई ऐसा इशू तो नहीं था खराब हुए। बात पेपर का पैटर्न चेंज कर दें आप तो उसके नतीजे में नतीजे तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज भी है, क्या बच्चों को वो लीनियंसी दी जा रही है? बिकॉज डेफिनेटली मतलब इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स की अगर आप बात करते हैं, आई थिंक उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हुआ कोरोना का। जो लोग पहले बड़े आदी थे या अपने प्रोफेशनली एक्सेल कर रहे थे, उनको भी कुछ वक्त के लिए रुकना पड़ा, ठहरना पड़ा काम के सिलसिले में। उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी बिगिनिंग पार्ट्स में, और इवेंचुअली सही हो गया। बट क्या बच्चों के साथ लीनियंट है पाकिस्तान में, आपको लगता है, एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स? बिल्कुल है ना। असल में मसला यही है कि जिन मुल्कों ने बहुत पाकिस्तान से पीछे होने के बावजूद दुनिया में अपना मुकाम बनाया है, वो कैसे बनाया है, जो स्टेप्स के डिस्कस हो रहे थे। देखिए ना, कोरिया कोई अच्छी एजुकेशन नहीं दी, चाइना कोई अच्छी एजुकेशन नहीं थी। आज दुनिया में कोरिया टॉप 5 कंट्रीज में आता है अपनी क्वालिटी के एतबार। आज चाइना दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 पर आता है, शंघाई, अपने इंटरनेशनल असेसमेंट की बुनियाद। सबसे पहले वहां की गवर्नमेंट ने एजुकेशन को अपना मेन गोल बनाया कि हमने एजुकेशन में हर हाल में अपने आप को इंप्रूव करना है। इसके लिए क्या किया उन्होंने, टीचर्स को डेवलप किया और टीचर की सैलरी अच्छी रखी। आज अब फिनलैंड में जाए, दुनिया के टॉप एजुकेशन में शुमार होता है, एक आदमी डॉक्टर इंजीनियर बनने के बजाय कोशिश करता है टीचर बन जाए। कोरिया के अंदर लोगों की प्रायोरिटी होती है टीचर बन जाए, टीचर की रिस्पेक्ट भी है, टीचर को फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी अच्छा है और एक पैशन भी है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि ना फाइनेंशियली उनके साथ बेनिफिट है, ना सोसाइटी में उनकी कोई इतनी रिस्पेक्ट है, ना ही गवर्नमेंट जो है उसकी ये प्रायोरिटी है कि वो एजुकेशन को जो है अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाए और सोसाइटी में उसका मुकाम दे। तो ये एक किसी इंडिविजुअल के एफर्ट से नहीं होगा। बच्चों के मामले में जहां तक बात है, जाहिर है कि एक टीचर जब कोई प्रिपरेशन नहीं करता, प्रिंसिपल को तैयारी के साथ स्कूल नहीं आता, गवर्नमेंट की कोई इंस्पेक्शन बॉडी आगे उसको चेक नहीं करती, तो बच्चे कंट्रोल एनवायरमेंट में तो नहीं है। उनको चेक कौन कर रहा है, उनकी प्रोग्रेस को कौन चेक कर रहा है? ना टीचर सिंसियर नजर आते हैं आपको, ना आपको प्रिंसिपल सिंसियर नजर आते हैं, ना आपको सोसाइटी में लोग सिंसियर नजर आते हैं, ना पेरेंट्स में दिलचस्पी होती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट में दिलचस्पी नहीं है। ये तो नेशन बनती है, तो ये सब कलेक्टिव एफर्ट है। ये सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे और जाहिर है ये रोल प्ले करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है। और ये अवेयरनेस कैंपेन किसने चलानी है? ये गवर्नमेंट के थ्रू होगी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो सारे के सब साथ होंगे। गवर्नमेंट स्कूलों में सैलरी के इश्यूज नहीं है, वहां अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज हैं। प्राइवेट स्कूल में आप कह सकते हैं कि वहां सैलरी के इश्यूज हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बच्चों का कोई मसला नहीं है, या इसको सिर्फ एक मिसाल देकर मैं बात खत्म करता हूं। मैं अक्सर ट्रेनिंग में लोगों से पूछता हूं कि ये मुझे बताएं, एक स्कूल की प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हो, बट टीचर भी आउटस्टैंडिंग हो, क्या बच्चे वहां के पुअर हो सकते हैं? उनकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन एक स्कूल के अंदर अगर प्रिंसिपल भी बिल्कुल जो है लो प्रोफाइल उसका हो, टीचर्स का भी ऐसा हो, तो बच्चा आउटस्टैंडिंग हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है रिजल्ट बच्चे का नहीं खराब होता, रिजल्ट टीचर और प्रिंसिपल का खराब होता है। उन दोनों को इंप्रूव कर दें तो वो खुद ही इंप्रूव हो जाएगा। उन दोनों को इंप्रूव नहीं करेंगे, ये भी इंप्रूव नहीं होगा। तो ये तो डिपेंडेंट है बच्चा, ये लोगों पर डिपेंडेंट है, वो ठीक करेंगे तो सब कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक फैक्टर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या टू अ सर्टेन एक्सटेंड ये इसलिए भी होता है कि बच्चों को अगर रिपीट करना पड़ता है तो ना सिर्फ जितनी भी एकेडमीज हैं, ट्यूशन्स हैं, उस लिहाज से भी प्रॉफिट भी देखा जाता है, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि बच्चे के फ्यूचर को, पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी को एक साइड पे प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, बल्कि प्रॉफिट्स को
देखकर बच्चे के फ्यूचर को खराब कर दिया जाता है। किस तरह के पॉइंट पे जिंदगी में जब आप इस तरह के फेलियर से गुजरते हैं तो आई थिंक आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको प्रोसेस करना। बजाय कि इस प्रोसेस को आसान बनाया जाए, बच्चों के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज दी जाए, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली ये इशू मौजूद है, जहां पे प्रॉफिट के लिए बच्चों को जानबूझकर कुछ चीज़ों में हर्डल्स क्रिएट की जाती है ताकि उस प्रॉफिट को कंटिन्यू रखा जा सके, बच्चे को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपैरेटिवली अपने साथ ज्वाइन रखा जा सकता हो, वेदर दैट्स थ्रू अकेडमीज, वेदर दैट्स थ्रू स्कूल्स। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि गुफ्तगू जारी थी और बात कर रहे थे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। आप सब जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में आज डिफरेंट तरह के इश्यूज मौजूद हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि कंस्ट्रक्टिवली और बड़े स्ट्रेटेजिकली टॉपिक्स को अप्रोच करें ताकि डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस और जो भी चीज़ें हैं जो बेहतर होने की ज़रूरत है उनके बारे में हम लाजमी तौर पे हम बात कर सकते हों। और यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ आप लोगों को कि हमारा जो नेक्स्ट हाफ होगा उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करेंगे। अगर हम एसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो ना सिर्फ फैसलाबाद शहर में बल्कि हमारी ओवरऑल पाकिस्तान की जीडीपी में, हमारी इकॉनमी में बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड किसी भी मुल्क की इकॉनमी आई थिंक सर्वाइव ही एसएमई सेक्टर पर करती है। अफसोस की बात यह है अनफॉर्चुनेटली कि उतना फोकस, उतना प्रायोरिटाइज हमारे एसएमई सेक्टर को नहीं किया जाता जितना किया जाना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी यही कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ हमारे एसएमई सेक्टर में जो इश्यूज मौजूद हैं, जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, उनको हाईलाइट करें, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी लेकर जाएं। इदारों तक, इंतजामिया तक जो मैसेजेस पहुंचाने की जरूरत है उनको भी हम पहुंचा सकते हैं। दो बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिनसे इसी मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मियां जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट फैसलाबाद चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। उसी के साथ अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, असद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हुए जिस तरह से मैं बात करती हूँ, एसएमई सेक्टर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी इकॉनमी के अंदर। आपके ख्याल में फैसलाबाद शहर इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है और जो पॉलिटिकल चेंजेस, जो पॉलिसी चेंजेस पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखते हैं, क्या इम्पैक्ट हुआ है पॉजिटिवली या नेगेटिवली ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री पर? शुक्रिया सिटी 41 और तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद माह से जब से ये नई रजीम आई है उसके बाद से बहुत तब्दीलियां, बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियां आई हैं। एक तो बदकिस्मती से जो कुदरती आफत आई है, सैलाब आए हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो एसएमई सेक्टर का ढांचा बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है इन इलाकों में जहाँ पे सैलाब है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिसियां मुतारफ कराई गई थी और खुसूसी तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सस्ते कर्जे देने का एक सिलसिला शुरू किया था, वो अभी इब्तदाई मराहल में ही था कि उसको फिर रोक दिया गया। और मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जब तक आप उसके अंदर फंड्स इंजेक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ती। इसी तरह फेडमिक फैसलाबाद, चूंकि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से और हम फैसलाबाद के हवाले से भी इस पे बात करना ज़रूरी समझते हैं, तो फेडमिक के अंदर पिछले नवंबर से लेकर अब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई अलॉटमेंट हुई हो, कोई उस पर काम हुआ हो, और ख़ासकर वो जो फॉरनर वहाँ पे आए जिन्होंने आके इंडस्ट्री लगाई, उनको एक एनओसी तक जारी नहीं हो रहा कि उनके पास जो मशीनरी है पोर्ट पे रुकी हुई है। और उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, फुकदान यह है कि सीईओ जो है फेडमिक के, वो छुट्टियां लेके गए, वापस नहीं आए। डिप्टी कमिश्नर साहब उस पर कोई ऑर्डर जारी करने से गुरेज़ा हैं। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर उस पर कोई अपना जो सीईओ तैनाती करनी चाहिए ताकि वहाँ इंडस्ट्री लगे। इससे हमारा जो इमेज इंटरनेशनली है वो तबाह हो रहा है। जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर आया था वो बहुत बुरे तासरात दे रहा है। हमारे पास आते हैं कुछ लोग जो चैम्बर में आके अपना वाविला में चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए सिफारिश तो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं इदारों को, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे काम नहीं ले सकते। और जब तक आप इंडस्ट्री प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक इंडस्ट्री को नहीं लगने देंगे
और अभी तो बदकिस्मती ये है कि टेक्सटाइल जो है हमारी रीढ़ की हड्डी थी वो तबाह हो गई, और इस वक्त 60% से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है, जो मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी और लाकानूनियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है इस वक्त। जो इसमें लाकानूनियत इतनी बढ़ जाएगी और बढ़ चुकी है, वारदातें बढ़ेगी, क्योंकि जब आप देखते हैं कि 60% इंडस्ट्री बंद होने से जो वहाँ पे मजदूर तबका है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो फारग होंगे तो वो कहाँ से खाएंगे। और पहले ही मुल्क के अंदर इस वक्त शदीद बहरानी कैफियत है, तो मेरे ख्याल में तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए और हमें इस बात पे गौर करना चाहिए, और हमारे जो साहब इक़्तिदार लोग बैठे हैं उनको फौरी तौर पे इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट बुरी तरह तबाह हो गई है। हम जो फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा बहुत आ रहा था उससे भी इस वक्त हम हाथ धो बैठे हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अवॉइड कर रहे हैं पाकिस्तान में पैसा भेजने से। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी इंतहाई जो मैं समझ निशानदही कर रही है आने वाले हालात की संगीनी का। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर गवर्नमेंट में या पॉलिसी मेकर्स में कॉन्फिडेंस जब किसी भी सेक्टर का ख़त्म हो जाता है, तो आपको दूर की बात है कि बातचीत की जाए, डेफिनेटली आपकी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, फॉलो करने के हवाले से, अपने कंसर्न्स को आगे लेकर जाने से भी मुश्किल नज़र आने लग जाती है। असद साहब, आपका एक्सपीरियंस बाहर भी रहा है, आपने काफ़ी अर्सा बाहर भी गुजारा है, ओवरऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का करंट गवर्नमेंट के साथ किस तरह के ताल्लुकात लगते हैं, किस तरह का ट्रस्ट लगता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर CT41। ओवरसीयर पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में हैं अरसा दराज से और जो नए गए हैं, वो पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा अतमाद करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने के लिए रेडी हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट और जो मुल्क की सूरत हाल की वजह से बहुत परेशान है और उनकी आलमोस्ट ये जो सलाहब आया है और उसके अलावा बेशुमार मुश्किलात आती रहती हैं पाकिस्तान में, वो हेल्पफुल, हमेशा हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट पे वो इतना आई थिंक अतमाद नहीं करते, चूँकि गवर्नमेंट जितनी देर तक मजबूत नहीं होगी तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएंगे। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा बाहर से पाकिस्तान के अंदर से जितनी आएगी उतना हमेशा किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए एंड हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारी GDP की ग्रोथ ज़रूरी है, हमारे SME सेक्टर के लिए ज़रूरी है। बट अनएम्प्लॉयबिलिटी इतनी बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देख लें आप, इनफैक्ट SME सेक्टर पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इन चेंजेस का। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स फिर सर्वाइव कर पाते हैं, बट SME सेक्टर के पास हमेशा पैसे रनिंग में होते हैं, कोई भी उनके पास सेविंग्स मोस्ट केसेस में मोस्टली कोई पैसे सेव नहीं हुए होते, रनिंग में होते हैं। क्या इम्पैक्ट हुआ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ज़्यादा होने का, पेट्रोलियम प्राइसेस का, ओवरऑल इन्फ्लेशन का? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो बिलों में कीमतें इतनी ज़्यादा यूनिट बढ़ा दी गई हैं कि उसका कुछ जवाब नज़र नहीं आ रहा। अब जब जवाब पैदा करते हैं कि जी ऑयल कीमतें बढ़ी थी, वो बढ़ी थी, अब नहीं है, अब बहुत नीचे आ गई हैं, तो उसका बेनिफिट क्या दिया गया? ये तो ग्लोबली लेकिन जो है नीचे आ गई, पाकिस्तान में तो जो प्राइस अगर ऊपर गई वो वापस नहीं आई। लेकिन देखिए आप इंपोर्ट करते हैं, अब ये तो गवर्नमेंट ने करना है ना। गवर्नमेंट जब इंपोर्ट करती है तो जब उसका इंपोर्ट बिल कम होता है तो उसको उसके जो अफादियत है, उसके असरात जो है अवाम तक मुंतकिल होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे। और यही चीज़ है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो, क्योंकि उसको ये यहाँ यकीन नहीं है कि हमने कितना अरसा करना है, हुकूमत करनी है, कब इलेक्शन की तरफ जाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें इस वक्त अदम एतमाद की जो फ़ज़ा कायम हो चुकी है, उसका बेहतरीन हल है कि आप इलेक्शन करवाएं, एक फेयर इलेक्शन हो, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट, जो भी हुकूमत आए, आवाम को चाहिए कि किसी भी एक हुकूमत को, किसी भी एक पार्टी को इतना मजबूत बना के एक दफ़ा ले आए ताकि ये जवाब ख़त्म हो जाए इसके अंदर कि हम इस वजह से ये काम नहीं कर पाए थे। और जब तक आप इंटरनेशनली आप पे एतमाद तभी होता है कि जब वहाँ भी लोग बैठे हैं, जो भी बिजनेस है, चूँकि दुनिया भर का बिजनेसमैन जो है वो बड़ा हसास है, वो इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज़ा होता है कहीं भी। और पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि मैंने पहले भी बताया कि देखिए, स्टेट बैंक ने कुछ स्कीमें जारी की थी सस्ते कर्जों की, जो 5% पे 6% पे इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन वो इब्तदाई मरहल में ही थी, अभी बहुत चंद लोगों को ही उससे
इस्तिफादा हासिल कर पाए थे, तो वो बंद कर दी गई। जबकि आप 60% जीडीपी का शेयर होल्डर्स को आप जब इस तरह इग्नोर करेंगे और फिर ये तवक्को रखेंगे कि मुल्क चले, तो ये मुमकिन नहीं है। और ख़ासकर हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है, जैसे फैसलाबाद में अंदर पावर लूम्स, हौजरी, इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी, इस तरह के बहुत से यूनिट हैं छोटे छोटे जो इस वक्त इंतहाई कसमपुरसी की हालत में है और अक्सर तो बंद हो चुके हैं। और जब अब इससे अंदाज़ा करें कि जो स्क्रैप का रेट पिछले चंद माह पहले कोई 145-150 पे चला गया था, आज वो सिर्फ 45 रुपए किलो पे आ गया है। स्क्रैप लेने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री जो ब्रेक हो रही है और मशीनरी टूट रही है, जो कि इंतहाई लम्हा फिक्रिया है। और इस पे हुक्मरानों को अपनी लड़ाइयों को ख़त्म करके मिल बैठ के तमाम जमातों को मुल्क का सोचना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क कायम है तो हम कायम हैं, हम सब हैं और इनके हुकूमतें भी चलेंगी। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसहैप हो गया या अवाम बाहर निकल आई, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल होगी। तो फिर हमारे तो पहले ही इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बुरी तरह शेक हो चुके हैं और हमें डे टू डे मुख्तलिफ ममालिक की तरफ देखना पड़ता है। इसकी बजाय मैं समझता हूँ कि आप बिजनेस कम्युनिटी को जो है एतमाद दें। और देखें, कोविड के दौरान आपके टैक्स के जो भी फिगर्स थे वो तो आपकी जो आपने रखे हुए टारगेट रखे थे उसको अचीव करते हुए आगे बढ़े, ज़्यादा पैसा आपके पास आया टैक्स में। इसी तरह ये 30 जून को जो साल ख़त्म हुआ है उसके अंदर भी कोविड के बाद भी कारोबार बेहतर हुए थे और लोगों को जो टैक्स इतना ज़्यादा मिला है कि आपको वो तरद्दुद नहीं करना पड़ा, आपके टारगेट से ज़्यादा आपको टैक्स मिला। और पहले 2 माह भी जो है उसमें भी टैक्स अच्छा रेवेन्यू मिला। मैं समझता हूं कि आप देखें कि अगर ताजर खुशी के साथ टैक्स दे रहा है तो आप उसके लिए ऐसी दोस्ताना पॉलिसियां मुतारफ कराएं कि लोग खुद जौक दर जौक टैक्स नेटवर्क में शामिल होते जाएं। अभी हमारी एफबीआर के साथ चंद दिन पहले मीटिंग हुई थी और शायद आज या कल दोबारा भी होगी, उसके अंदर हम प्रपोजल भी शेयर करेंगे कि जो आपने देखा था कि बिजली के बिलों में सेल टैक्स की मद में इन्होंने पैसे लगाए फिर वो वापस लेने पड़े। मुझे नहीं समझ आती कि वहाँ पे जो इस्लामाबाद के ऊंची ऊंची मंजिलों में बैठ के फैसले करने वाले हैं वो क्यों नहीं बैठते ताजरों के साथ। अभी एफबीआर ने शुरू की है ये प्रैक्टिस। हमने जाके वज़ीर ख़जाना से मिले और उसके बाद चेयरमैन एफबीआर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया हमें कि उन्होंने कहा जी हम ये विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन आप प्रपोज करें। और यही बात है कि हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि आपने जब भी कोई टैक्स को कलेक्शन करनी है तो उसके लिए बेहतर है कि तमाम चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जो है पाकिस्तान के, उनके अहदेदारों को बैठाएं, उनके जो करता धरता लोग हैं उनके साथ बैठ के मुशावरत करें, बजाय इसकी कि आप उन ताजों के साथ बैठते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव अप्रोच रखते हैं और हड़तालों की और दूसरी कॉलें देके हमेशा मुल्क में बहरान पैदा करने की कोशिश करते हैं। जब आप सही ताजों के साथ बैठ के सही पॉलिसियां बनाएंगे तो उसके लिए आपको आसानी होगी टैक्स रेवेन्यू हासिल करने के लिए। अभी अगर आप 700 या 800 अरब 7,000 या 8,000 अरब रुपए कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये मुश्किल नहीं है कि इस मुल्क के अंदर 1,000 से ज्यादा आप कलेक्शन जो है 9,000 या 10,000 अरब से भी ज्यादा की कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंडली माहौल देके। आवाम पैसा देने को तैयार है। अभी देखें कि चंद दिनों में मैं एक देख रहा था कि कुछ लोग सैलाब के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे तो पाकिस्तानियों ने एक सियासी जमात के सरबराह ने 3 टेलीथॉन किए हैं तो उसमें 14 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि एफबीआर अगर चाहे तो मुल्क के अंदर साल के अंदर जो है 10,000 अरब रुपया इकट्ठा नहीं कर सकता? ये मुमकिन नहीं है बात। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वक्त आता है तो पाकिस्तानियों से बड़ा दिल शायद ही किसी का होता हो, और जहां पर एक तरफ हमारे मुल्क की वजह से हम बहुत कुछ कर पाए हैं, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अगर आप सक्सेसफुल हुए, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, पोजीशन को हासिल कर पाएंगे। मेरा माजी का तजर्बा यही रहा है कि जी कि जब एक दफ़ा आप पटरी से उतर जाते हैं तो फिर आपको 1.5-2 साल लगे कि दोबारा उस पोजीशन को बहाल करने में जिस पे आप लूज़ करके आगे बढ़े हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल है और इस साल 1.5 साल के अंदर जहाँ पे हमारी मईशत जो है इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हमारे पास
फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए भी मुश्किल में नज़र आ रही है। तो वहाँ पे हमें एक कौम बन के, और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि इस वक्त ताजरों को आगे बढ़कर टैक्स आप बहुत खैरात करते हैं, बहुत जो अल्लाह की राह पे देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये सोचें, खासकर छोटे ताजर जो हैं जिनकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ, उनके लिए मेरा पैगाम है कि आप अपनी आमदन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FPR को भी कुछ ऐसे फंड्स दें, क्योंकि आपके वो फंड्स जो आप FPR में जमा करवाते हैं वही आपको मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में मुआवन साबित होते हैं। आप जितना मर्जी सदका खैरात कर लें वो अपनी जगह, लेकिन उससे मुल्क की मईशत मजबूत होती नजर नहीं आती। आपको अगर मुल्क की मईशत मजबूत करना, और मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो यकीनन आप वो तमाम सहूलतें हासिल कर सकते हैं। बस अक्सर दोस्तों का ख्याल होता है कि जी यूरोप के अंदर या डेवलप्ड कंट्री के अंदर आप देखें आपको हेल्थ की सहूलतें मिल रही हैं, एजुकेशन की सहूलतें मिल रही हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप पाकिस्तान की FPR को, पाकिस्तान की हुकूमत को इतना मजबूत बनाए, इतना टैक्स दें कि जो वहाँ पे लोग देते हैं आप उसका 50% ही अपनी ईमानदारी से ये टैक्स जो है खजाने में जमा करवा दें, तो फिर यहाँ भी वो तमाम सहूलतें मिल जाएंगी। आपको फ्री हेल्थ सर्विस भी मिलेगी, फ्री एजुकेशन भी मिलेगी। वो उसी सूरत होगी कि अगर आप जो पाकिस्तान की इस वक्त बिजनेस का वॉल्यूम है, जो कारोबारी है, तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि 20,000 अरब सालाना टैक्स को इतना ज़्यादा होगा। अगर ये 20,000 नहीं तो 15,000 अरब ही जमा करवाना शुरू कर दें तो यकीनन इसमें से बहुत सी सहूलतें मिलेंगी, और ये मुश्किल नहीं है। और इसके लिए हुकूमत को, ताजरों को और FPR को मिल बैठ के कुछ फैसले करने होंगे, और ख़ुसूसन इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को भी बैठना होगा। जब तक आप बाकायदा तमाम स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे और बैठ के सही पॉलिसियां डिज़ाइन नहीं करेंगे तो आपको एतमाद है छोटे ताजर को, तो छोटा ताजर खौफजदा भी रहेगा। और इस वक्त तो आपको वही बात आ जाएगी कि बिजली के बिल देने मुश्किल हुए हैं, और मुल्क के अंदर जो अनारकी फैली हुई है, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, आए दिन आप घर के दरवाजे पे महफूज नहीं है। मेरे एक दोस्त 2 दिन पहले उसके बहनोई लेके पैसे बैंक से गए, 5 लाख रुपया वो निकाला, कुछ 95-96 हज़ार उसके पास था, तो उसको घर के गेट के ऊपर गन पॉइंट पे उससे पैसे, उसने कहा जी पैसे निकालो, उसने 95,000 दिया। उसने कहा वो नहीं, वो 5 लाख जो अभी लाए वो दो किधर है। उसने वो लिया, वो उससे लेके निकल गए। अब जब आप अपने घर पे दरवाजे गेट पे महफूज नहीं है तो इस मुल्क के अंदर क्या आप अपने आप को महफूज समझेंगे? तो लिहाजा मेरी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितना हमारे RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद मेहनती, दयानतदार और जरूरतमंद हैं, तो यकीनन वो इस तरह की वारदातों का किला कमा करने में भरपूर किरदार भी अदा कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बहुत नाइस मिले हैं हमें इस वक्त, जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर है, और इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मर्दान में रहे हैं डिप्टी कमिश्नर, फिर पेशावर में रहे हैं, तो वहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। और यही वजह है कि फैसलाबाद में जिस दिन से वो आए हैं इन्होंने काफ़ी इस वक्त ऐसी मुतारफ़ करवाई हैं चीज़ें कि जो मैं समझता हूँ कि एक आम साइल के लिए हैरान कुन ही नहीं, वो बड़ा उसमें खुश है। और हम यही समझते हैं कि जब आपको आपके जो बैठे हुए करता धरता लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपनायत देंगे, जब वो सिटीजन जो है शहर के एहसास देंगे कि ये शहर हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, तो उससे बेहतरी भी आएगी। इसी तरह हमारे जो FPR के चीफ कमिश्नर साहब हैं, वो भी बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। पहले कि मजीद गुफ्तगू करें क्योंकि ब्रेकअप वक्त हो रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। जुनून की हद जहां खत्म होती है, हमारा खेल वहां से शुरू होता है। हर बाजी ऐसे खेल के धरती का भी दिल हिल जावे, जो चाहे मन तेरा बेटे वो सबका सब मिल जावे। हो किस्मत तेरी मुट्ठी में, बंद मुट्ठी को तू खो, हर खेल मुयस्सर तुझको, तू खाली मुंह से वो। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकाया 5 साल की आसान हिसाब, महाना किस्त 11,000 रुपए से।
Marina Sports City Residencia, lifestyle of champions. 042 111 333 987. Lake City, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. Lake City commercial sectors, with their state-of-the-art facilities, have become Lahore's leading commercial districts. अब लाहौर बिजनेस करेगा यहाँ। दिल की उम्र दिल को खुश रखने में है और दिल को खुश रखना है तो इस्तेमाल कीजिए गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल। गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का ज़ामिन। वेलकम बैक सीरियस एंड में तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं एसएमई सेक्टर के हवाले से। डिफरेंट इश्यूज को हमने डिस्कस किया। गवर्नमेंट लेवल पर पॉलिसी मेकर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे एसएमई सेक्टर में जो लोग मौजूद हैं उनकी एज पाकिस्तानी शहरी होने के नाते क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ वक्त पहले एसएमई सेक्टर के लिए डिफरेंट लोन्स का भी एक्चुअली इनिशिएटिव लिया गया था और कितने हद तक इम्प्लीमेंट हो सका और कितना कामयाब हुआ, एंड स्पेशली कितना ज़रूरी है एसएमई सेक्टर के लिए प्रॉपर लोन्स अलॉट करना, ज़्यादातर लोगों को इनकरेज करना, ऐसी पॉलिसीज़ देना उनको कि वो एसएमई सेक्टर में शामिल होना चाहेंगे। असद साहब, आपके ख्याल में क्या लगता है आज एक इस तरह का सिनेरियो है जहां पर जो नौजवान है वो एसएमई सेक्टर में आना चाहेंगे, अपने बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहेंगे, या लगता है ऐसा माहौल है कि लोग कहेंगे कि रहने ही देते हैं? अभी लोगों की ख्वाहिश तो है हम बिजनेस करें तो, लेकिन डिपेंड करता है हालात पे। अभी जिस तरह गवर्नमेंट के अपने हमारे मुल्क के हालात हैं और मुश्किल करना काफ़ी मुश्किल है। वो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और प्लस गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट भी चाहिए, गवर्नमेंट का भी, तो बिजनेस तो तभी हो सकता है ना। और दूसरा ये है कि पढ़े लिखे नौजवान बिजनेस करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं जिसकी वजह से बिजनेस करना मुश्किल है। जिस तरह देख लें आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल देख लें, इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है बहुत हाई है। ऑलरेडी जो इंडस्ट्री है हमारी पावर लूम्स की है, टेक्सटाइल की है, स्मॉल यूनिट जितने भी हैं वो ऑलरेडी बंद हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी हाई रेट होने की वजह से, और वो कॉस्ट में उनको नहीं सूट कर रहा है जिसकी वजह से वो बंद हैं। तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि कई नया बिजनेस शुरू करें। यानी कि नौजवान ज्यादातर इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखें, ये तो ज़रूरी है कि नए नौजवान जो है, क्योंकि उनके लिए जॉब्स तो है नहीं मुल्क के अंदर, और जब वो यूनिवर्सिटियों से कॉलेजों से पढ़ के निकलते हैं तो बड़े ख्वाब सवाने लेके निकलते हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमारे अंदर ना तो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो उनको ट्रेनिंग दे सके, ना हमारे पास इदारे ऐसे हैं जो उनको फंड मुहैया करें कि वो अपना कारोबार करें अपना, ताकि वो अपना रोज़गार चला सकें। अब इसके लिए क्या करना है हमें देखें हुकूमत को, और जब तक हुकूमत पूरा साथ दे, हुकूमत के पास वसाइल ज़्यादा होते हैं। इंडिविजुअल बंदा कोई भी हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, निशात हो, क्रिसेंट हो, इंटरलूप हो, वो जितना भी कोशिश कर लें इतने बड़े इदारे, लेकिन वो चंद लोगों को ओब्लाइज कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। और जब आप उनको राग़िब करेंगे कारोबार की तरफ, अब हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हमने इंजीनियरिंग के अंदर बिल्कुल काम नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर इंतहाई वीक है इंजीनियरिंग का शोबा, और दुनिया भर के अंदर जितनी भी मशीनरी बनती है वो इंजीनियर ही डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ पे भी हमें ऐसे इदारों को प्रमोट करना होगा कि जिससे इंजीनियरिंग का शोबा हमारा जो स्ट्रॉन्ग हो, और उसमें नए नौजवान जो हैं उनके अंदर टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और वो कुछ करने की सकत भी रखते हैं, कुछ ऐसा चीज़ें डिज़ाइन करने की इस्तेदाद भी रखते हैं कि अगर उनको मौका दिया जाए तो यकीनन बेहतरी आ सकती है। लेकिन जब आप उनके लिए फंड जनरेट नहीं करेंगे, जब आप उनको कहेंगे जी अपनी पर्सनल रिसोर्सेज से आप आगे बढ़े, तो मैं नहीं समझता कि वो उनके पास इतने रिसोर्सेज हो, क्योंकि वालिदैन तो पहले पढ़ाई के अखराजात दे दे के थक जाते हैं। तो इस मुल्क के अंदर पढ़ाई इंतहाई महंगी है, और इन सारी चीज़ों के लिए मैं फिर उसी तरफ आऊँगा कि हमें ताजरों को भी चाहिए, कि ताजर बरादरी को भी चाहिए कि वो टैक्स चुराने की बजाय, खौफजदा होने की बजाय FBR के साथ तावन करते हुए टैक्स नेटवर्क में अपने आप को शामिल, और ख़ुसूसन वो लोग जो अभी तक बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे,
हम ये चाहते हैं कि पहले वो लोग, उन लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाया जाए, एक सही सर्वे करके एक सही जो है एनालिसिस कर लिया जाए कि हमारे पास टैक्स दहिंदगानों की तादाद कितनी है और जो टैक्स नहीं दे रहे और टैक्स दे सकते हैं वो कितने लोग हैं, ताकि उनको भी उस रजीम में शामिल करके टैक्स नेटवर्क को बढ़ा लिया जाए। जब आप वो चीज़ करेंगे तो नौजवान के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो सस्ते कर्जे 3%, 5% वाले बहाल करे फौरी तौर पे, छोटे ताजरों को तरजीह बुनियादों पर जो अपना लोन मुहैया करें। तो यकीनन उससे जब आप रोजगार के लिए कोई कारोबार शुरू करेंगे तो उसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स की मद में सपोर्ट मिलेगी, बल्कि उस बच्चे को, वो उस नौजवान को, एंटरप्रेन्योर को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी फैमिली की जो निगहदाश्त कर सके, उसको बेहतर तरीके से चला सके। तो घर चलाने के लिए अगर आप एक ही शख्स पे इत्तफाक करेंगे तो ये अब वक्त नहीं रहा। आप पूरी दुनिया में देख लें कि ख़वातीन भी शाना बशाना मर्दों के काम करती हैं, तो फिर भी जाके हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हम ये देखते हैं कि वो लोग वहाँ मुल्क के अंदर ये सहूलतें हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल वहाँ पे लोगों के अगर इंटरव्यू लें, क्योंकि मैंने बहुत दुनिया घूमी है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे लोग खुशहाल इस हद तक हैं कि वो सुबह काम के लिए निकल दें। पहले तो हमारा मसला सबसे पहला ये है कि हमने अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज कर रखा है। अल्लाह हमें माफ़ करे कि सुबह हमें चाहिए कि 8 बजे अपने कारोबार के ऊपर बैठ जाएं आके, 6 बजे 5 बजे नमाज पढ़ के, सुबह की फजर पढ़ के खाना नाश्ता करें, उसके बाद अपने कारोबार की तलाश में निकल जाएं, अपने कारोबारों पे चले जाएं। 8 बजे हमें कारोबार शुरू करने चाहिए और शाम 5-6 बजे बंद करके घरों को रवाना होना चाहिए। तो ये अगर आप करेंगे तो ये जो बेबरकती है हमारे अंदर शाम को लेट आवर तक कारोबार करने की, और ये जो उसके अंदर सारी रात जागना और सुबह दिन को सोना, तो ये मैं समझता हूं कुफरान नेमत भी है और अल्लाह के अजाब को हम दावत खुद देते हैं। जब आप सही रास्ते पे चलेंगे, इस बिला सूद बैंक का जो है कर्जे अगर गवर्नमेंट दे, मैंने पहले भी आपको एक शो में ये बात की थी आपके यही प्रोग्राम में कि पाकिस्तान के अंदर कोविड के अंदर क्यों बरकत आई। दुनिया सारी में ये बेबरकती थी और हमें बरकत मिली। 2056 अरब रुपया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त की गवर्नमेंट के माहबार 0% पे सर्कुलेट किया था इंडस्ट्री को। और जब आप इंडस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट में, और वो पैसे वापस हो गए, स्टेट बैंक के पैसे थे वो 2 साल के लिए इंस्टॉलमेंट पे दिए गए थे ताजरों को, कारोबारी अफराद को, तो वो अब आखिरी किस्त उसकी इस 1 अक्टूबर को वापस हो जाएगी। बहुत, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मेरे नज़र में कोई चीज़ हो, स्टेट बैंक इससे बेहतर दे सकता है हमें फिगर, कि कोई लोग डिफॉल्ट की तरफ गए हों इस 2 साल के अंदर। सब पैसे वापस हुए। जब आपको इतनी बड़ी रकम वापस मिल गई और उससे कारोबार ही बेहतर हुई, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिला? अच्छा टैक्स मिला, अच्छा रेवेन्यू मिला, आपकी टारगेट से ज्यादा आपको टैक्स खुद ब खुद आए। जब आपने ये तजर्बा कर लिया तो फिर इसमें क्या मजायका है कि आप इसके लिए मजीद आइंदा 2000 अरब की बजाय 4000 अरब रुपया क्यों नहीं सर्कुलेट करते? क्या फर्क पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को लेकर, एसएमई सेक्टर को लेकर। ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। लगता है आज के वक्त में ये मौजूद है, रिसर्च एंड डिज़ाइन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ आया जाता है एसएमई सेक्टर में? एसएमई सेक्टर में आपको लगता है रिसर्च एंड डिज़ाइन पर काम किया जा रहा है इस वक्त? हाँ जी, इसमें काम किया जा रहा है और इसमें काम मज़ीद होना चाहिए प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे। और हमारे ये स्कूल और कॉलेजेस के जो नौजवान हैं, जो वो अपना फारग होते हैं एजुकेशन से, और उसके बाद उनको इंटर्नशिप देनी चाहिए कि वो ट्रेनिंग दें उनको, और उसके बाद वो इस फील्ड में आएँ। आने के बाद फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बिला सूद बैंकारी के तहत उनको कर्ज देने चाहिए ताकि वो उसमें आके अपना दिखाई सकें, अपने प्रोग्राम कर सकें। प्रॉफिट हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आज के वक्त में क्या एसएमई सेक्टर प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहा है? किस परसेंटेज पे भी हम स्टैंड करते हैं? मैं इस वक्त तो कारोबार बचाना मुश्किल हुआ है, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है इस वक्त। यानी कि अभी सिर्फ सर्कल चलाते रखना? जी सर्कल है, कुछ कारोबार है जिसके अंदर बचत भी है। देखिए, अब अगर आप छोटे से छोटी चीज़ पे आ जाए तो सब्जी और फल जो है वो एक ज़रूरी, हर घर की ज़रूरत है।
और ये हमारी वो इंडस्ट्री थी जो अभी सैलाब की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो फसलें तबाह हुई हैं हमारी, चूँकि हमारा रूरल एरिया जो है 70% के करीब वो इससे मुतासर हुआ है। उससे अब आने वाले दिनों में आप गंदम का बहरान नज़र आ रहा है, चावल का बहरान नज़र आ रहा है, चीनी का बहरान नज़र आ रहा है, और ये सारी चीज़ें कपास का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कपास जो हमारा मुल्क जो है कॉटन बेस्ड और टेक्सटाइल बेस्ड कंट्री कहा जाता है, तो उसके अंदर जब आपकी कॉटन की ग्रोथ नहीं होगी, कॉटन प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं आएगी, तो यकीनन आपको कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और कॉटन इंपोर्ट करके इस वक्त आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आपने उन ममालिक के साथ जो आपके नेबर कंट्रीज़ के अंदर बैठे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, उनके साथ जब आपने कंपटीशन करना है, उनके साथ आपने मार्केटों को आपने प्राइसेस कोट करनी है, तो यकीन आपको वो नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर तो सब्सिडीज़ वाला कोई काम रह नहीं गया। IMF हमें अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप सब्सिडी किसी भी सेक्टर को दें। तो जब आप सब्सिडाइज नहीं करेंगे, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से वो रेट नहीं दे पाएंगे, जैसे बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, गैस का बहरान अपनी जगह है कि जब इन्होंने चार्ज लिया तो आते ही सबसे पहले इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। अब जब इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलेगी, बिजली सस्ती नहीं मिलेगी, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी? यही हाल अब दुकानदार का है। अब दुकानदार ने जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो किसी न किसी इंडस्ट्री से बनी हुई लेके लानी है, वो करनी है। अब ले दे के अगर कहें हम कि करियाने की दुकानें, करियाना वाला जो सर्वाइव कर रहा है या सब्जी वाला सर्वाइव कर रहा है, तो उससे मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होती, क्योंकि वो हमारे लिए ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। कपड़ा मार्केटें इस वक्त वीरान हो रही हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है वो सब प्रोसेसिंग यूनिट भी बंद हो गए हैं काफ़ी बहुत बड़ी तादाद में। तो जब आपकी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री बंद होगी, तो उससे जो बहरान पैदा होगा वो आपकी मार्केटों में नज़र आएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पे, वही बात हम बार बार कहते हैं कि बिला सूद जो कर्ज वाली स्कीमें आपने शुरू की थी कोविड के दौरान, अब उसकी ज़रूरत है दोबारा, क्योंकि इस वक्त जितना बड़ा बहरान पैदा हुआ है सैलाब की वजह से इस मुल्क के अंदर, उसको बेहतर, उससे नबर्द अज़मा होने के लिए हमें ज़रूरी है कि आपको इसके अंदर फंड्स इंजेक्ट करने होंगे। अगर आप बर वक्त फंड इंजेक्ट नहीं करेंगे, मैंने स्टेट बैंक के साथ जब हमने मीटिंग शुरू की कोविड के दौरान, तो चीफ मैनेजर साहब माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, उनको आप उनके साथ ये बात बर्मला वो बात उनके साथ मेरी होती रही है कि हर शख्स ये कहता था कि हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं। मैं कह रहा था हालात बेहतर हो रहे हैं। प्रॉब्लम हमें हालात ख़राब की क्या नज़र आ रही है कि हमें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए फंड चाहिए। अच्छा, एंड मजे की बात यह है कि जब कोरोना, जो कि आई थिंक इन द लास्ट सेंचुरी सबसे डिफिकल्ट वक्त इकोनॉमिकली पूरी दुनिया में आया, और सब लोगों ने अपनी तरह से डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट पॉलिसीज रही, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की डिफरेंट पॉलिसीज रही, बट पाकिस्तान की एक्चुअली जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिवली पूरी दुनिया में अप्रिशिएट की गई, और सब बड़े इम्प्रेस थे। बहुत अच्छा फीडबैक मिला उसको लेकर, उस स्ट्रैटेजी को लेकर। जहां पर पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी, वहां पर पाकिस्तान ने इस तरह से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया जहां पर न सिर्फ इंडस्ट्री फंक्शनल रही, बट ऑल्सो अल्लाह की तरफ से ये भी नेमत रही है कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए उस कंपैरिजन में जिस तरह से पूरी दुनिया में होते हुए नजर आ रहे थे। तो वी लक्ड आउट इन दैट सेंस। हमारे पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ग्लोबली अपने आप को दोबारा एक्सेल करने की, और वो जो लीड हमने उस वक्त में हासिल की थी, हमारे पास जो कस्टमर्स ऑलरेडी मौजूद थे, अगर हम अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी पॉलिसीज के साथ लेकर चलते चीज़ों को, तो बड़ी आसानी से हम रिटेन कर सकते हैं उन कस्टमर्स को, और बहुत सारा बिजनेस जिस तरह से पहले आ रहा था वो शायद डबल ट्रिपल इस वक्त तक हो चुका होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की किसी भी तरह से पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। हमारी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लग्जरी आइटम्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बनाकर भेजे जाते हैं। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी एसएमई सेक्टर के हवाले से बात करें, डिफरेंट एंगल से हमने एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि रैप अप करें अपने डिस्कशन को, नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बात करें। कभी भी जब हम अपना डिस्कशन कर रहे होते हैं या किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़
के चीज़ों को ब्रेक डाउन किया जाए और कोशिश की जाए नेविगेट करने की डिफरेंट एंगल से, उतना ही ज़रूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी आना। लेकिन इससे पहले कि आज के अपने मौजू की तरफ वापस आए और रैप अप करें अपने डिस्कशन को, आज के भाव हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। तो जी हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिल्कुल फातिमा, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। चिकन और अंडों की कीमतों में कोई रद्दबदल वाकया नहीं हुआ, लेकिन सब्जी की कीमतें जो है वो काफ़ी नीचे आई हैं। रेट लिस्ट की बात की जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त की कीमत बरकरार रहते हुए 367 रुपये फी किलो रही है। अंडों की कीमत बगैर रद्दबदल के 237 रुपये फी दर्जन रही है। आलू कच्चा छिलका 8 रुपये सस्ता होकर 88 से 80 रुपये फी किलो हो गया है। आलू पुराना 50, आलू सफ़ेद 32 रुपये किलो में फरोख्त होगा। प्याज की कीमत 1 रुपये कमी के बाद 76 से 75 रुपये फी किलो हो गई है। टमाटर 12 रुपये महंगा होकर 98 से 112 रुपये फी किलो का हो गया है। अदरक चाइना 40 रुपये सस्ता होने के बाद 325 से 250 रुपये फी किलो हो गया है। अदरक थाईलैंड की कीमत 25 रुपये कमी के बाद 345 से 320 रुपये किलो हो गई है। लीमू चाइना 25 रुपये सस्ता होने के बाद 150 से 125 रुपये का किलो हो गया है। लीमू देसी 30 रुपये सस्ता होकर 250 से 220 रुपये का फी किलो हो गया है। बंद गोभी की कीमत 5 रुपये इजाफे के बाद 80 से 50 रुपये फी किलो हो गई है। अरबी 50 रुपये किलो। मटर सब्ज की कीमत जो है वो बगैर रद्दोबदल के 290 रुपये फी किलो रही है। धनिया की कीमत भी बरकरार रहते हुए 230 रुपये रही है। टिंडा जो है वो भी इसकी कीमत में रद्दोबदल नहीं हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत भी 220 रुपये रही है। सेब गच्चा 10 रुपये सस्ता होकर 180 से 170 रुपये फी किलो हो गया है। अंगूर सुंदरखानी की कीमत 10 रुपये कमी के बाद 300 रुपये से 290 रुपये फी किलो हो गई है। अनार देसी 50 रुपये महंगा होकर 220 से 270 रुपये का हो गया है। आम चौसा 40 रुपये महंगा होकर 135 से 175 रुपये फी किलो हो गया है। पपीता 160 रुपये। नाशपाती फी किलो की जो कीमत है बरकरार रहते हुए 115 रुपये फी किलो रही है। सब्जियों की कीमतों में खासा इजाफा हुआ है, बिलखुसूस अदरक और लीमू की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि फलों की कीमतों में जो है वो आज सब्जी की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, फलों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखा गया है। तो जी ये थे आज के भाव, और अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने वाले हैं थ्रू द वीक तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जिस तरह भी प्राइसेस तब्दील होती हुई नजर आएंगी, हमारी कोशिश है इस सेगमेंट के थ्रू कि आप जानते हो, आपको इन्फॉर्म्ड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो इस हवाले से कि क्या प्राइसेस मार्केट में चल रहे हैं। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश की जा रही है तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर कुछ कह सकते हो और अपना जो बजट है उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। आजकल की ज़रूरत भी यही है। आगे बढ़ते हुए जिस तरह से ब्रेक में जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे और आज के भाव हमारे सेगमेंट की तरफ जाने से पहले भी हम एक्चुअली में यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से चीज़ों को आगे चलना चाहिए, क्या बेहतरी होनी चाहिए और क्या स्टेप्स होने चाहिए आगे गवर्नमेंट के, आप सबके, हमारे एसएमई सेक्टर में मौजूद लोगों के। ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा कहाँ से स्टार्ट करना होगा अगर हम रिकवर करना चाहते हैं, एक्चुअली में चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, आपने आवाज़ में भी बात की थी और ये अभी जब आप एक पे गए तो कोविड के हवाले से आपने बात की थी कि कोविड के दौरान जब हमें अच्छी मार्केटें मिली और हमारा बिजनेस बेहतर हुआ तो हम क्या उसको मेंटेन रख पाएंगे या नहीं। तो मेरा जवाब यही है कि हम उसको मेंटेन नहीं रख पाए। वजह यह है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इतनी ज़्यादा चली गई इस दौरान में कि वो जो मार्केटें हमने कैप्चर की थी वो हमारे हाथ से निकलना शुरू हो गई। आप देखें कि आप अगर 2018 के फिगर्स लें अर्ली के या 2017 के, तो हमारी एक्सपोर्ट जो है 17 से 18 बिलियन डॉलर पे चली गई थी। तो इस वक्त हमारी जो 30 जून तक जो है एक्सपोर्ट थी वो 30 बिलियन डॉलर से ऊपर 32 बिलियन डॉलर पे चली गई थी। तो ये बड़ी अच्छी एक हम जो समझते हैं कि मईशत की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रहे थे, बजाय इसकी कि हम इसको 40 बिलियन डॉलर की तरफ लेके जाते, हम रिवर्स की तरफ चले गए। और रिवर्स होने की वजह यही है कि हमारे पास जो है रॉ मटेरियल शॉर्ट होना शुरू हो गया। और रॉ मटेरियल शॉर्टेज की वजह यह है कि हमने बर वक्त जो है वो उन फसलों पे तवज्जो नहीं दी जो कि हमारे किसान को और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अभी भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इस तरफ फोकस करे कि वो ऐसे सीड मुतारफ़ कराएं, हाइब्रिड सीड जो इस वक्त दुनिया में बेहतर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम उसको क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे, हम क्यों नहीं उस पर काम कर रहे।
अयूब रिसर्च और फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इस वक्त काम कर रही हैं, लेकिन उनका वो अगर मैं समझूं कि सिर्फ तालीम देना स्टूडेंट को यही काफ़ी नहीं है, आपको अमली तौर पे कुछ ऐसी सपोर्ट करनी चाहिए मुल्क के अंदर कि हमें फी एकड़ पैदावार जो है वो इंक्रीज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे, बर वक्त नहीं करेंगे, तो यकीनन फिर हम इन्हीं बहरानों में घिरे रहेंगे। अगर आप ये समझें कि आपने गंदम भी इंपोर्ट करनी है, चीनी भी इंपोर्ट करनी है और राइस भी इंपोर्ट करने, तो फिर ये मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि हमें ये चीज़ें, हमारे पास इतनी ज़मीनें मौजूद हैं कि उनको कारआमद बनाएं, उनके अंदर एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं उनके ज़रिए वहाँ से प्रोडक्शन ले। पानी की कमी हमारे पास है नहीं, पानी तो अल्लाह ने इतना दिया कि हमसे संभाला नहीं जाता, लेकिन हमारे पास डैम नहीं है, उसको हमने वक्त पे संभालने के लिए ये किसने करना था? ये हुकूमतें वक्त ने करना होता है। जो हुकूमतें आई हैं, माजी की हुकूमतों ने नहीं किया, तो मौजूदा हुकूमत ही उसका बेड़ा उठा ले कि फौरी तौर पे। एक बड़े मजे की चीज जो कि मुझे लगती है डेफिनेटली, अगर हम शहरियों को, जिस तरह मैं पहले भी कह रही थी कि शहरी ज्यादा कमिटेड है पाकिस्तान को गवर्नमेंट से, ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज पता नहीं कहाँ पर है। बट फैसलाबाद के शहरियों को अगर आप ले लें, बिजनेस ओनर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लें, और आप देखेंगे कितने पैट्रियोटिक हैं, मुल्क को लेकर कितने जज्बात हैं उनके, वो क्यों। और आज के नौजवान को भी अगर आप ले लें, आपको पता चलेगा कि ये एक सच्चा पाकिस्तानी है जो कि सच में पाकिस्तान के लिए चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। तो आई थिंक प्रॉब्लम लोगों के जज्बों में नहीं और लोगों के एटीट्यूड में नहीं, बट हमारे गवर्नमेंट की मैनेजमेंट में। हमेशा पाकिस्तानी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को कह देते हैं कि भाई हम तो हैं ही ऐसे, हम तो डिजर्व ये करते हैं, बट क्या हम एक्चुअली में ये डिजर्व करते हैं, या फिर हमें दिया ही ये गया है और हमें आदत हो गई है एक ही तरह के ट्रीटमेंट की, हमें आदत हो गई है सेकेंडरी सिटीजन्स की तरह ट्रीट किए जाने की, अपने ही मुल्क में जो फैसले किए जाएं उसमें हमारा कोई इनपुट ना होने की। तो आई थिंक एक दफा फिर शायद हमें अपनी पावर क्लेम करने की जरूरत है, शहरियों को समझने की जरूरत है कि हम पाकिस्तान हैं और सबसे पहले पाकिस्तान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट, इदारे, इंतजामिया बाद में आते हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको अकाउंटेबल होल्ड करें कि वो परफॉर्मेंस दिखाएं और हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।